Hello everyone, welcome back to my channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you have not subscribed my channel yet, please go down for the subscribe button and subscribe it just now. And let's get started. So we are done with solid state part 1 to part 7 and some topics from thermodynamics, even part 1, 2, 3 for coordination chemistry, and all the syllabus is from Maharashtra board for standard 12th. Okay, and if you have not watched these videos, you can click on the I button above so that you get those videos. And today we will continue with the coordination compounds. This is coordination compounds part 4. So the topics to be covered in this chapter were these many. From that we are done with introduction, types of ligands, terms used in coordination chemistry, classification of complexes, IUPAC nomenclature of coordination compounds, EAN rule, isomerism in coordination compounds, and today we are going to study stability of coordination compounds and theories of bonding in complexes. So these two topics we are going to see today. So let's begin with stability of coordination compounds. So we have already seen that coordination compounds are made up of metal and ligands. So on what does the stability of this coordination compound depends? So basically its stability depends on the metal and ligand, because it is made up of metal and ligand. So its stability depends on metal and ligand. So the stability is actually governed by the interaction between the metal and ligand, where metal give its empty orbital and ligands give its filled orbital to form coordinate bond. Metal gives its empty orbital means it acts as Lewis acid. Lewis acid वो होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होने के लिए उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, इसलिए मेटल है लेविस एसिड. एंड लिगेंड्स आर लेविस बेसिस. व्हाई? बिकॉज वो अपने फील्ड ऑर्बिटल देते हैं, और लेविस बेसिस मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर. सो लेविस बेस मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहिए. इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए उसके ऑर्बिटल फिल होने चाहिए, इसलिए लिगैंड है लेविस बेस, मेटल है लेविस एसिड. और ये दोनों के इंटरैक्शन हमें बताएगा कि हमारा कंपाउंड कितना स्टेबल है. जितना ज़्यादा इंटरैक्शन मेटल और लिगैंड के बीच में, उतना ज़्यादा उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी. और उसको देखने के लिए हमें इस के वैल्यू पे गौर करना होगा, क्योंकि ये के वैल्यू हमें बताएगा कि कितना ज़्यादा इंटरैक्शन है हमारे मेटल और लिगैंड के बीच. सो सपोज मेरे पास एक मेटल है जिस पे A+ चार्ज है और N लिगैंड है. ये N डिपेंड करेगा मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर पे. यदि मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमें 4 लिगैंड चाहिए, और यदि मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमें 6 लिगैंड चाहिए, जिसके ऊपर X- चार्ज है, या कभी कभी वो न्यूट्रल लिगैंड भी होते हैं, जो कंबाइन करके हमारा कॉम्प्लेक्स बताएगा, या मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा. सो K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑन लेफ्ट साइड डिवाइड बाय concentration of the reactants. You can say as concentration of product divide by concentration of reactant. जितना ज़्यादा K है, मतलब कितना ज़्यादा K की वैल्यू है, उतनी ज़्यादा हमारी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होगी. यदि K की वैल्यू कम है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी कम होगी. सो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ K. Higher the value of K, more stability to that complex will be. तो K का वैल्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है.
यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये है लीनियर कॉम्प्लेक्स, आपको पता होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनके के वैल्यूज़ हमें दिए गए हैं। इन के वैल्यूज़ को देख के हमें बताना है कौन सा कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो आप के वैल्यूज़ पे गौर करोगे तो आपको पता चलेगा ये वाला कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी के वैल्यू सबसे ज़्यादा है। मतलब वो सबसे जल्दी और सबसे ईजिली फॉर्म हो जाएगा एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। एंड द लीस्ट स्टेबल वन इज दिस। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स जो सिल्वर और साइनाइड के साथ बना है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है क्योंकि उसका के वैल्यू सबसे कम है। तो ये हुआ हमारे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब कौन सा फैक्टर है जो ये के वैल्यू डिसाइड करता है और बताता है कि वैल्यू कम होगा कि ज़्यादा? वो है द फैक्टर्स विच गवर्न द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर एज फॉलोज। फर्स्ट, चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ मेटल आयन। तो मैंने पहले ही बताया है कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी मेटल और लिगैंड पे ही डिपेंड होती है क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मेटल और लिगैंड से ही बनता है। तो मेटल के ऊपर पहले हम गौर करें तो मेटल में चार्ज टू साइज रेशियो कितना है, इसका मीनिंग होता है सपोज मेटल आयन का साइज इतना है, दूसरे मेटल आयन का भी साइज उतना ही है, पर इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और इस पे 1, तो इसका मेटल टू चार्ज रेशियो और इसका मेटल टू चार्ज रेशियो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मेटल टू चार्ज रेशियो होगा, दैट इज चार्ज टू साइज रेशियो होगा एक्चुअली, जितना ज़्यादा चार्ज टू साइज रेशियो होगा उतनी ज़्यादा वो स्टेबिलिटी होगी। तो हम गौर करेंगे पीरियोडिक टेबल में यदि देखा जाए तो उसके सीक्वेंस ऐसे हैं। यहाँ पे जो भी मेटल्स है उसके हिसाब से पहले Mn आता है, फिर मैग्नीस आता है, फिर कोबाल्ट आता है, फिर निकल आता है और फिर कॉपर आता है। तो इनके साइज़ पे गौर किया जाए तो इनकी साइज़ यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ रही है। सो इफ़ यू सी इन द पीरियोडिक टेबल द साइज इंक्रीजेज फ्रॉम एज वी गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जैसे आप लेफ़्ट से राइट पे मूव करोगे उस पीरियड में वो मेटल की साइज़ बड़ी होंगी और जैसे ही उनकी साइज़ बड़ी होगी तो मैंने यहाँ पे सबके चार्ज सेम लिए हैं। ओके, तो चार्ज पे आपने गौर नहीं करना था, यहाँ पे सिर्फ मेटल की साइज़ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब चार्ज टू साइज रेशियो भी इंक्रीज हो रहा है और स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगा। तो ये इरविन विलियम ने एक ऑर्डर दिया था एक्सप्लेन करने के लिए कि कौन से मेटल का कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा यदि ये सब मेटल ने सेम लिगैंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया विथ सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज 2+ के साथ ही सेम लिगैंड है सबके पास, तो कॉपर का कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और कैडमियम का सबसे कम स्टेबल, क्योंकि कॉपर का चार्ज टू साइज रेशियो ज़्यादा है। तो इस तरह से हम मेटल यूज़ करके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टूवर्ड्स द नेचर ऑफ द लिगैंड। So ligand is also important to decide whether a given complex is stable or not. So it depends कि वो कितना easily अपना lone pair of electron central metal atom को दे सकता है, क्योंकि ligand करता क्या है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो कितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन देगा मेटल एटम को उतना जल्दी वो कॉम्प्लेक्स बनेगा और उतना ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो लिगैंड की कैपेबिलिटी उसकी लोन पेयर देने की वो डिसाइड करेगा कि हमारा कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है। तो जो लिगैंड्स स्ट्रॉन्गर बेसेस हैं वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो सपोज मेरे पास 2 लिगैंड है, एक है OH- और एक है वाटर। अब ये दोनों भी लिगैंड में ऑक्सीजन ही अपना इलेक्ट्रॉन देने वाला है मेटल को, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, यहाँ पे लोन पेयर के फॉर्म में। पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, OH- या वाटर? तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स OH- ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, वाटर इज़ अ वीक बेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, OH- ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
कॉम्प्लेक्स बनाएगा एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, वो ज़्यादा जल्दी अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा मेटल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएगा एज कंपेयर टू वाटर। तो ये हुआ नेचर ऑफ लिगैंड। इसे समझने के लिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन इस तरह है, you have to decide the stability of complex of AgCN2 is 5.5 into 10 raised to minus 18, while of AgNH3 twice is 1.6 into 10 raised to minus 7। तो आप के वैल्यू पे गौर करें तो आपको पता चल जाएगा AgCN ट्वाइस ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसका के वैल्यू ज़्यादा है। सो वाई दिस इज सो? Why AgCN twice is more stable complex than AgNH3 twice? तो इसमें मेटल भी सेम है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे वो भी सेम है, तो डिफरेंस किस में है? लिगैंड में। तो यदि मैं लिगैंड को अलग से लिख लूँ तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। As it is a stronger base than ammonia, therefore it is able to donate its negative charge more easily to the metal, और इसके वजह से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएगा एज कंपेयर टू अमोनिया। तो ये हुआ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब हम मूव करते हैं थियरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। हमने देख लिया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, आयुपिक नॉमेनक्लेचर, अब तो स्टेबिलिटी भी देख ली। तो अब ये थियरीज, कौन से थियरीज हैं जिसने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया है कि मेटल और लिगैंड किस तरह से आकर एक होते हैं। तो उसके लिए दो थियरीज हैं जो हमें पढ़नी है। एक है VBT, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी, एक है CFT, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थियोरी। तो आज वाले सेशन में हम VBT कंप्लीट करेंगे और इसको देखेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तो आज हम गौर करने वाले हैं VBT पे, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थियोरी। वैलेंस बॉन्ड थियोरी दैट इज VBT, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आपको तुरंत क्लियर हो जाएंगे, कुछ ड्रॉबैक्स हैं VBT के, इसकी वजह से हमें CFT पढ़ना पड़ने वाला है। तो हम उस सब चीज़ पे गौर करेंगे। उसको समझने के पहले हमें समझना होगा कि VBT के बेसिक स्टेप्स क्या हैं, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। VBT ने कौन से स्टेप्स को प्रूव किया है कि इन्वॉल्व है कि वो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो उसका पहला चीज़ ये कहना है कि मेटल है, उसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हर एक मेटल के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स हैं जो लिगैंड के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। पर मेटल के ये एम्प्टी d ऑर्बिटल्स इनफ नहीं है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि उसके पास इनफ नंबर ऑफ एम्प्टी d ऑर्बिटल्स नहीं है। तो उसको हाइब्रिडाइज होना पड़ता है, और हाइब्रिडाइज होने के लिए वो अपना s और p ऑर्बिटल भी यूज़ करता है। सो कंक्लूजन ये है कि मेटल अपना d, s और p ऑर्बिटल यूज़ करके मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा, ठीक है d, s, p ऑर्बिटल्स यूज़ कर रहा है मेटल, बट वो कितने अमाउंट में यूज़ करेगा? कितने भी d, कितने भी s, कितने भी p यूज़ कर सकता है? नो। उसका आंसर है इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लिगैंड। जितने लिगैंड मेटल को यूज़ चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर उसके फुलफिल करने के लिए, मतलब व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मेटल, कि उसको कितने लिगैंड चाहिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए। तो जितना नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर होगा मेटल का, उतने ही उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल लगेंगे। तो सपोज मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसे 4 एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल लगेंगे। यदि मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसे 6 एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल लगेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है, मेटल के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है,
लिगैंड के पास फील्ड ऑर्बिटल है, तो अब क्या होगा, लिगैंड के फील्ड ऑर्बिटल मेटल के हाइब्रिड एम्प्टी ऑर्बिटल के ऊपर ओवरलैप करेंगे और वो बनाएंगे कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली मेटल अपने एम्प्टी DsP हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज़ करेगा, लिगैंड अपने फील्ड ऑर्बिटल यूज़ करेगा और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और बनेगा हमारा कॉम्प्लेक्स। ये होते वक्त दो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बनते हैं, किसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। वो बेस्ड होते हैं कि वो मेटल अपना n-1d ऑर्बिटल यूज़ कर रहा है या फिर nd ऑर्बिटल। इसका मीनिंग आपको मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करते वक्त ज़्यादा अच्छे से समझा सकती हूँ, पर अभी आपने इस पे ध्यान रखना है कि वो मेटल अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल में कौन सा d ऑर्बिटल यूज़ कर रहा है, n-1d या फिर nd। तो यदि वो nd यूज़ कर रहा होगा, nd, तो है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या वो n-1d यूज़ कर रहा होगा तो होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सो nd मतलब आउटर ऑर्बिटल, n-1d मतलब इनर ऑर्बिटल। ये इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही पूछा जाता है। नेक्स्ट हमें सारे हाइब्रिडाइजेशन याद रखने हैं अलॉन्ग विथ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हर पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर को एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है और उस ज्योमेट्री को एक पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन होता है, और वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो अभी हम देखने वाले हैं। वो VVT ने एक्सप्लेन भी किया है, तो हम देखेंगे, पर अभी यहाँ के लिए आपने ध्यान रखना है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री होती है लीनियर और उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है SP। याद रखो, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, इसलिए मेटल को दो एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए लिगैंड के साथ ओवरलैप करने के लिए, तो उसने लिया है एक S और एक P। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दो तरह के ज्योमेट्री को सपोर्ट करता है, एक है टेट्राहेड्रल, एक है स्क्वायर प्लेनर। मैं ये CFT पढ़ाते हुए बताऊंगी कौन से लिगैंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को सपोर्ट करेंगे और कौन से स्क्वायर प्लेनर को, पर आप यहाँ पे याद रखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन। टेट्राहेड्रल के लिए है हाइब्रिडाइजेशन sp3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसलिए मेटल को 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए थे, तो एक S और 3 P। नेक्स्ट है ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर के लिए हाइब्रिडाइजेशन है DsP2। अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मेटल को 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए थे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो है 1D 1S एंड 2P, टोटल हो गए 4। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ज्योमेट्री है ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल का हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3 और sp3d2। ये भले ही दिखते सेम हैं पर वो सेम नहीं है। इनमें क्या फ़र्क है, इनमें ये फ़र्क है कि ये एक है इनर ऑर्बिटल, ये एक जो है वो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और दूसरा है आउटर ऑर्बिटल। तो एक हुआ इनर ऑर्बिटल, एक आउटर ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम आपने ये पहचाना कैसे, इस D से। यदि D S और P के पहले आता है तो मतलब इसका n-1d यूज़ किया गया है, ठीक है। D यदि S के पहले आता है तो n-1d यूज़ किया गया है, इसका मतलब हुआ वो इनर कॉम्प्लेक्स हुआ, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यदि D S और P के बाद में आता है, इसका मतलब nd यूज़ किया गया है। nd यूज़ किया गया है मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन एक जैसे दिखते हैं पर वो है नहीं। D कहाँ लिख रहे हो आप, उस पर आपका हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से कॉम्प्लेक्स भी चेंज हो जाएगा। D आप पहले लिखोगे
तो रहेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, डी बाद में लिखोगे तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब आते हैं, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसलिए आप एम्प्टी ऑर्बिटल्स काउंट करो, कितने चाहिए हमें 6, 2d 1s और 3p, टोटल होते हैं 6। तो इस तरह से आप कोई भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो यदि आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर अवेलेबल है, या फिर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन अवेलेबल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो, और एनीथिंग। सो ये टेबल आपने याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम मूव करते हैं मेन बीवीटी के एग्जाम्पल्स की ओर। उसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपके बुक में दी हुई नहीं है, पर इसके बिना आप कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी मॉलिक्यूल का बीवीटी थियोरी प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, उसका पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैरेक्टर्स नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल पाओगे यदि आपने ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में नहीं रखा। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत ज़रूरी है आपने याद करना। बहुत इजी है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, तो उसमें 21 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे सबसे ईजीएस्ट वे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का कि जो नियरेस्ट नोबल गैस होता है उसमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो और बाकी ऐसे लिख लो। इसका मतलब देखो, यदि मैं आपको बोलूँ Sc का 21 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ तो आप ऐसे लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, और वो बहुत लेंदी है और याद रखने के लिए भी मुश्किल है। तो मैंने क्या किया है, स्टार्टिंग वाले जो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें आर्गॉन में कंप्रेस कर दिया है, क्योंकि आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है, और बाकी के इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया है। तो बाकी 18 के बाद 21 यहाँ पे है, तो कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4s2 एंड 3d1। पहले आपने सारे इलेक्ट्रॉन s में फिल करने हैं और फिर d में। s का कैपेसिटी 2 है तो मैंने 2 फिल कर दिया, और फिर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा वो मैंने d में डाल दिया। तो इस तरह से हो गया 4s2 3d1। और उस तरह से आप मूव करोगे टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, इस तरह से आप मूव करते रहो। जिंक 30 है, तो आपको इस तरह से सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आप लर्न हो जाएंगे, क्योंकि आप देखोगे कॉमन ट्रेंड है D1, D2, D3, D4, D5, 6, D7, D10। बट यहाँ पे ध्यान दो, ये है D5 और ये भी है D5, ये है D10, ये भी है D10, D4, D9 क्यों नहीं है? मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, ये होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये D को हाफ फिल करना होता है, और हाफ फिल ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, आपने पढ़ा है ये। और ज़्यादा स्टेबल रखने के लिए अपने आप को वो एक इलेक्ट्रॉन s में से बोरो कर लेता है और अपने आप को d हाफ फिल करके ज़्यादा स्टेबल कर लेता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स कॉपर और क्रोमियम दोनों भी C हैं, इसलिए इजी रहेगा याद रखने के लिए। क्रोमियम एंड कॉपर में दोनों में s में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और d में एक एक्स्ट्रा होता है, तो यहाँ हो जाएगा D5 और यहाँ हो जाएगा D10, D4 और D9 नहीं होते। अब सपोज नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं आपको बोलूँ कि Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो Fe का तो है Ar 4s2 3d6, तो Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3+ मतलब Fe ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। Fe पे 3+ चार्ज है, मतलब Fe ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे लूज़ करेगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन फिल किया था इसलिए पहले 4s से ही निकालोगे आप, तो हो जाएगा 4s0 एंड 3d5। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर Fe3+। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से निकाले और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये हो गया। अब मैं Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को कहूँ तो वो इस तरह से है Ar 4s0 और 3d से कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, दोनों मैंने s से लूज़ कर दिए। तो इस तरह से आप किसी भी मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो और उसके पैरामैग्नेटिक या फिर मैग्नेटिक कैरेक्टर को
निकाल सकते हो। तो आपको पता होगा यदि आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, वापस कहती हूँ, यदि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, मतलब इसका वो डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। यदि एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया तो उसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। तो हम देखेंगे आगे। तो अब हम शुरू करते हैं वीवीटी थियरी सॉल्विंग विथ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहला ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है CONH3 6 3+ और वो लो स्पिन है। अब लो स्पिन हाई स्पिन का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी CFT पढ़ाते वक्त। वो इधर पढ़ा के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, बस इसके लिए मैं वो CFT पढ़ाते वक्त बताऊंगी। बस आपने इतना याद रखना है अभी वीवीटी के लिए कि जब भी आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स दिया गया हो तो आपने पेयरिंग करनी है। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हाइब्रिडाइजेशन के पहले ही करना है। और यदि आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दिया हो तो आपने पेयरिंग नहीं करनी है। वापस कहती हूँ, यदि आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स दिया है तो आपने पेयरिंग करनी है, बट यदि आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दिया है तो पेयरिंग नहीं करनी है। किस चीज़ की पेयरिंग नहीं करनी? इलेक्ट्रॉन की। और कब नहीं करनी वो मैं दिखाऊंगी अभी। इतना आपने पहले नोट डाउन कर लेना है। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। तो ये अब पहला स्टेप होगा, सबसे पहला स्टेप होता है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स? So if oxidation state of cobalt is X, the ammonia has the charge 0, which will equal to +3, because on the whole complex the charge is +3, therefore X equals to +3. So oxidation state of cobalt is +3. अब हम उसके कोबाल्ट 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। याद रखो कोबाल्ट का नहीं, कोबाल्ट 3+ का लिखना है। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 4s2 3d7। तो कोबाल्ट 3+ का क्या होगा? 4s0 3d6। इसका मतलब D में 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे। तो अब हम देखते हैं, हमने 3d ऑर्बिटल ड्रॉ किया, 4s से तो सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, 4p ऑर्बिटल ड्रॉ कर लिया, और D में कितने इलेक्ट्रॉन बचे अब? 6, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए, पहले सब में एक एक और फिर फर्स्ट वाले में पेयरिंग कर लिया। नेक्स्ट स्टेप, हमने लिगैंड काउंट करने हैं। तो लिगैंड कितने चाहिए हमें? 6, मतलब मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है, तो हमें 6 लिगैंड चाहिए। 6 लिगैंड चाहिए मतलब हमें 6 एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल चाहिए। मैंने बताया था मेटल अपने एम्प्टी ऑर्बिटल यूज़ करता है लिगैंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो हमें 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए, पर हमारे पास तो सिर्फ 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। तो बाकी 2 आएंगे कहाँ से? बाकी 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने से, क्योंकि मैंने ये स्टार्टिंग में ही बताया कि जब आपके पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो आपने पेयरिंग करनी है। तो पेयरिंग यहाँ पे करनी है। तो आपने इस सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से पेयर कर लो। आपके पास 2 एम्प्टी ऑर्बिटल हो गए अब D के, एक S का और 3 P के। इसका मतलब मुझे 6 ऑर्बिटल चाहिए थे एम्प्टी लिगैंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। करेक्ट, मुझे मेटल के 6 ऑर्बिटल चाहिए थे लिगैंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो अब मेरे पास 6 एम्प्टी ऑर्बिटल हैं। आप काउंट करोगे तो हैं, यस आई हैव 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स, 2 from D, 1 from S and 3 from P. So now I will use these orbitals to form the complex with ligand ammonia. इसलिए मेरे कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3, D के 2, एक S का और 3 P का, इसलिए हो गया D2sp3. So this is the hybridization of my complex. अब आप गौर करोगे मेरा D S और P के पहले आ रहा है। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया है, जब D S और P के पहले आएगा मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो मेरा ये CONH3 6 3+ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मैंने पहले वाला ही D यूज़ किया है। ठीक है, पहले वाला D यूज़ किया मतलब
n-1 d ऑर्बिटल यूज़ किया है। तो n क्या है 4 और मैंने n-1 d ऑर्बिटल यूज़ किया, इसलिए हो गया इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट, और अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब तक हम निकाल रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3+ का था। अब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो ये तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब सारे लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 6 अमोनिया 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। इन्हें फिल कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये सारे 6 ऑर्बिटल में फिल हो गए। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3 और इसमें आप देखोगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, इसलिए ये हो गया डाई मैग्नेटिक। नेक्स्ट थिंग, इसका आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो कोबाल्ट का है नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल मतलब 4 अमोनिया कोबाल्ट के प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे और ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स की स्पीयर पे चार्ज देना भूलना नहीं। और ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से आप बीबीटी थ्योरी की बेसिस पे कोई भी कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डायमैग्नेटिक कैरेक्टर्स, उसका हाइब्रिडाइजेशन और उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है COF6 3-। अब ये है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो मैंने आपको पहले बताया है ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसमें नो पेयरिंग। सो डू नॉट फॉरगेट दिस स्टेटमेंट, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस सो नो पेयरिंग, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया था, पेयरिंग किया था। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग नहीं करना है। अब इसका कोबाल्ट का वापस ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, आपको मिल जाएगा 3+, सेम एज द अर्लियर। इसलिए यहाँ पे भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट 3+ का ड्रॉ करोगे तो सेम पहले जैसा ही, S में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, एक D में से, तो D में बचेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से है। मेरे पास अब 6 फ्लोरीन लिगैंड है, इसलिए मुझे 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए मेरे मेटल के साथ फ्लोरीन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। बट यहाँ पे तो 4 ही हैं, तो मैं बाकी 2 लाऊं कहाँ से? पिछली बार मैंने लाया था पेयरिंग करके, पर अब तो मैडम ने बोला हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है पेयरिंग मत करो, तो अब आएगा कहाँ से? तो अब आएगा इस तरह से। तो आपको अब आगे का 4D ऑर्बिटल भी ड्रॉ करना है। पिछले वाले में ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि पेयरिंग करके हमने 3D ऑर्बिटल को एम्प्टी कर लिया था। बट अब हमारे पास एम्प्टी नहीं है और हम एम्प्टी कर भी नहीं सकते क्योंकि हम पेयरिंग नहीं कर सकते, इसलिए हमें आगे का 4D ऑर्बिटल भी ड्रॉ करना पड़ेगा। और अब हमें 6 ऑर्बिटल सिर्फ यूज़ करना है, तो है 1 from 4s, 3 from 4p and 2 from 4d। तो दिस आर लाइक 1 4s, 3 from 4p and 2 from 4d। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। और अब आप ध्यान दोगे D S के बाद आया है, मतलब ये आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स है। सो दिस इज द आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। तो इससे ये कंक्लूजन निकला, जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है तब इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स होता है, जब हाई स्पिन लिगैंड होता है तो आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब आप इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लो अपने लिगैंड के। एक फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 फ्लोरीन 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। 6 ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर लो। उसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। इसमें nd ऑर्बिटल यूज़ किया है, इसलिए ये आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें गौर करोगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये हो गया पैरामैग्नेटिक। और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको इस तरह से ही ड्रॉ करोगे। 4 फ्लोरीन कोबाल्ट के प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, और ये चार्ज देना भूलना नहीं। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स ड्रॉ कर सकते हो। सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि लो स्पिन के लिए आपने पेयरिंग करके 3D ऑर्बिटल को ही एम्प्टी करना है, और हाई स्पिन के लिए 3D ऑर्बिटल को टच भी नहीं करना है, आपने बाहर दूसरे साइड को 4D ऑर्बिटल्स भी ड्रॉ करने हैं। इस तरह से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स एग्जाम में आए
उसका ये वाला स्ट्रक्चर, उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, उसका हाइब्रिडाइजेशन और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। और ये आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर और स्ट्रक्चर बताने के लिए बहुत यूज़फुल होगा। Now we are going to move towards tetrahedral complex. So we are done with octahedral. Now we'll see towards tetrahedral. टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में हाई स्पिन, लो स्पिन ये वर्ड नहीं होते, ये याद रखना है, ठीक है। हाई स्पिन, लो स्पिन कहाँ पे यूज़ करोगे? सिर्फ ऑक्टाहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल के लिए हाई स्पिन, लो स्पिन नहीं होता। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो है +2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। तो हमारा निकल के यहाँ पे आपने देखा होगा था ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8। अब मेरे पास है निकल Ni2+, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0 3d8। सो देर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन माई d ऑर्बिटल, करेक्ट। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स मैंने d ऑर्बिटल में ड्रॉ कर लिए। अब मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब मुझे सिर्फ 4 क्लोरीन के लिगैंड चाहिए निकल के साथ। इसका मतलब मुझे सिर्फ 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए। तो मेटल ने कितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स मुझे प्रोवाइड करना चाहिए? 4। और आप ध्यान दोगे मेटल के पास पहले से ही 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, तो इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है पेयरिंग, नॉन पेयरिंग या आगे कुछ ड्रॉ करने का, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही मेटल ने मुझे 4 एम्प्टी ऑर्बिटल दे दिया है। और अब आप ध्यान दोगे कौन से एम्प्टी ऑर्बिटल्स दिए हैं मेटल ने? एक 4s का, 3 4p का, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो आपको याद होगा अभी कुछ देर पहले हमने एक चार्ट ड्रॉ किया था, उसमें देखा था कि टेट्राहाइड्रल का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, क्योंकि वो इस तरह से ऑर्बिटल्स यूज़ करता है, एक s का और 3p का, तो हो गया sp3। इसमें पेयरिंग, नॉन पेयरिंग का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसने दे दिए अपने 4 ऑर्बिटल्स लिगैंड को, लिगैंड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए मेटल को उसके 4 और एम्प्टी ऑर्बिटल्स में। तो हर एक क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2। 4 क्लोरीन है 8 इलेक्ट्रॉन, जो इस 8 ऑर्बिटल में फिल हो गए और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अब आप ध्यान दोगे यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और मैंने कहा है एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया तो पैरामैग्नेटिक है। यहाँ 2 है इसलिए पैरामैग्नेटिक है। और टेट्राहाइड्रल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो जब भी आपको एग्जाम में टेट्राहाइड्रल ड्रॉ करना है तो आपने ऐसा ही ड्रॉ करना है, और उसके ऊपर का चार्ज लिखिए ना, भूलिए नहीं। तो ये हो गया टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। नेक्स्ट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो एक हो गया टेट्राहाइड्रल, नेक्स्ट है स्क्वायर प्लेनर। इसमें भी हाई स्पिन, लो स्पिन का कोई क्वेश्चन नहीं है, आपने डायरेक्ट जाना है ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2, यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया। तो अब सेम पिछले बार हमने ड्रॉ कर लिया है निकल के +2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, कि उसका होता है 4s0 एंड 3d8, और वो सेम आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है। आपके पास 4 CN लिगैंड है, मतलब आपको 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, तो आपको 4 एम्प्टी ऑर्बिटल यूज़ करना है। बट आपको ये याद रखना है कि अब ये है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। पहला था टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, अब ये है स्क्वायर प्लेनर। तो टेट्राहाइड्रल और स्क्वायर प्लेनर में फ़र्क क्या था? तो हमने पहले ही चार्ट ड्रॉ करते वक्त देखा है, टेट्राहाइड्रल का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और स्क्वायर प्लेनर का हाइब्रिडाइजेशन होता है dsp2। इसका मीनिंग वो अपना एक d ऑर्बिटल यूज़ करता है, और इसलिए उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। नहीं तो दोनों ने सेम यूज़ किया तो क्या फ़र्क हुआ ज्योमेट्री में, क्योंकि दोनों का तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो स्क्वायर प्लेनर अपना एक d ऑर्बिटल यूज़ करता है, इसका मतलब वो पेयरिंग करेगा। यदि वो पेयरिंग नहीं करेगा तो अपना d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं कर सकता। इसलिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आपको ध्यान रखना है कि आपको एक एम्प्टी d ऑर्बिटल चाहिए, और वो ना अवेलेबल हो तो आपने पेयरिंग करना है। तो अब मैं यहाँ पे पेयरिंग करूँगी। पेयरिंग करने के बाद मुझे एक एम्प्टी d ऑर्बिटल मिल गया, एक s मिल गया
और मुझे सिर्फ 2 p यूज़ करने हैं। पहले भी मेरे पास 4 एम्प्टी था, और यदि मैंने यही 4 एम्प्टी ऑर्बिटल यूज़ कर लिया होता, d को एम्प्टी नहीं किया होता, तो हाइब्रिडाइजेशन होता sp3 और वो स्क्वायर प्लेनर नहीं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बन जाता। पर मुझे स्क्वायर प्लेनर बनाना था, इसलिए मैंने पेयरिंग की, एक ऑर्बिटल d एम्प्टी किया और फिर इसका एक d, इसके 2 s और इसका 2 p यूज़ किया, सॉरी इसका एक s और इसके 2 p यूज़ किए, दैट इज़ dsp2। ठीक है, तो dsp2 यूज़ किया, मतलब 1d 1s एंड 2p विथ हाइब्रिडाइजेशन dsp2। ठीक है, अब इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल कर लो, क्योंकि एक CN 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हुए, इन्हें फिल कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया dsp2। और इसमें आपने गौर किया तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, इसलिए ये है डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो ये डाईमैग्नेटिक क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऐसा ही होता है कि सारे लिगैंड मेटल के प्लेन में ही होते हैं, और ये चार्ज आपने लिखना भूलना नहीं है। तो इस तरह से आप ऑक्टाहाइड्रल में 2 टाइप हैं, dsp3 d2sp3 और sp3d2, ये दोनों भी ड्रॉ करना आपने याद रखना है। तो इनर के लिए आपने लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यूज़ करना है, आउटर के लिए आपने हाई स्पिन। इनर के लिए पेयरिंग करो, आउटर के लिए पेयरिंग मत करो। टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में इसमें तो लिगैंड का कुछ ध्यान रखना ज़रूरत नहीं है, हाई स्पिन है कि लो स्पिन, बट टेट्राहेड्रल में पेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर प्लेनर में है, क्योंकि आपको एक d ऑर्बिटल यूज़ करना है। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में कोई भी कॉम्प्लेक्स आए, आप सारे के सारे का वीवीटी थियोरी थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, उसका स्ट्रक्चर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका हाइब्रिडाइजेशन और उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर्स। और इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनल मेल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और एग्ज़ाम में यही सिर्फ कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे, इनकी तरह कोई भी एक कॉम्प्लेक्स दे देंगे और आपको उसका वीवीटी फाइंड आउट करने बोलेंगे, पर सबके वेज सेम है। यदि आपने इतने रूल्स याद रखे तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। अब हम चाहते हैं लिमिटेशंस ऑफ वीवीटी। वीवीटी में क्या लिमिटेशंस थे कि CFT को आना पड़ा? ये लिमिटेशंस इस तरह से थे, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या होता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि मैं हाई स्पिन लो स्पिन आपको एक्सप्लेन करूँगी CFT में, क्योंकि वीवीटी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया हाई स्पिन लो स्पिन का नेचर है क्या। ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक पर्टिकुलर कलर होता है, ये कलर आए कहाँ से, ये भी वीवीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। और इसके साथ साथ वीवीटी स्ट्रक्चर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के नहीं दे पाया, क्योंकि वीवीटी से निकाले हुए स्ट्रक्चर्स कभी कभी रियल स्ट्रक्चर से डिफरेंट हो रहे थे। तो ये 3 लिमिटेशंस आपने ध्यान रखना है वीवीटी का, क्योंकि ये 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं कि इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन हाई स्पिन एंड लो स्पिन नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, it will not provide the explanation to the color of coordination compounds, and it is even not able sometime to explain the structure of the complex. And these were the limitations of VVT, and then came the entry of CFT, that is crystal field theory. But ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, और इसके लिए आपको VVT पहले ठीक से पढ़ना होगा, तो हम CFT पढ़ पाएंगे। So that's all for today. Thank you. If you have any doubt, ask your doubts 04@gmail.com. You can ask on this email ID and even in the comment box. Any suggestion, any comments, anything you can tell me so that I can improve it. और आपको नोट्स चाहिए तो आप पर्सनली मुझे मेल करो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी। इससे सबसे ज़्यादा आप शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं उतना ज़्यादा वीडियोस बनाऊँगी। और इसको प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो तो, और हम आने वाले लेक्चर में आपको ज़रूर मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और लेक्चर ख़त्म होने के पहले हमेशा की तरह एक थॉट ऑफ द डे। तो हमारा थॉट ऑफ द डे आज का है, नॉलेज इज़ नोइंग व्हाट टू से बट विजडम इज़ नोइंग व्हेन टू से। और ये यदि जिसने भी सीख लिया उसने अच्छी ज़िंदगी जी ली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। स्टे